स्टूडेंट आज बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में फिजिक्स के अंतर्गत बात करेंगे। टॉपिक है जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन, यानी कि गति के जो हमारे समीकरण हैं उसकी बात करेंगे। तो हमारा क्या है, गति के समीकरण। सबसे पहली बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है, बहुत से बच्चे करते क्या है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन और इक्वेशन ऑफ मोशन के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं। सबसे पहली बात है, जब भी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात आए तो ये ध्यान रखना कि हमें स्टेटमेंट बताना है। जब जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन की बात आती है तो हमें ध्यान रखना है कि हमें क्या करना है, जो हमारे गति के समीकरण हैं उनको हमें प्राप्त करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारा जनरल इक्वेशन ऑफ मोशन है ये न्यूटन के नियम से ही प्राप्त हुआ, यानी न्यूटन के द्वारा ही प्राप्त हुआ है। और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार हमने बताया था सेकेंड लॉ का स्टेटमेंट कि किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके मास और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है, या संवेग परिवर्तन की दर लगने वाले बल के बराबर होती है, यानी कि F इक्वल टू dP अपॉन dt, यानी कि लगने वाला बल संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए जो संवेग हमारा होता है, संवेग क्या है, संवेग जो है वो P बराबर mv। संवेग को हम लोग क्या कहते हैं, कहते हैं लीनियर मोमेंटम या रेखीय संवेग। रेखीय संवेग को P द्वारा व्यक्त करते हैं, हमने यहाँ लिखा P बराबर mv। ठीक है, अब मोशन की बात करते हैं। प्रारंभ में जो भी पार्टिकल होगा वो प्रारंभ में इस अवस्था पर होगा, इस अवस्था पर होगा। उससे बड़ी बात ये है, जब हम बाउंड्री कंडीशन का उपयोग करेंगे तो यहाँ पे कह देंगे एट रेस्ट पोजीशन में समय भी हमारा क्या होगा, शून्य होगा। यहाँ से कोई भी वस्तु है वो मोशन करना स्टार्ट करती है। ठीक है, अब बात आती है कि हमने F बराबर dP अपॉन dt बता दिया, P का मान रख दिया। P बराबर हमारा क्या होता है, mv के बराबर होता है। इसके अतिरिक्त क्या है, अगर हम यहाँ पर F बराबर m dB अपॉन dt, क्योंकि F बराबर ma होता है, यानी कि अगर इसका हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर इसका हम अवकलन कर देंगे तो F बराबर ma हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए कि जो हमारा, क्योंकि F बराबर ma होता है, अगर हम यहाँ से a निकालें तो a बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन m, यानी कि F अपॉन m। या क्योंकि हमारा जो पोजीशन वेक्टर भाई हमारा प्रारंभ में क्या है, ये पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, यानी कि r दूरी तय कर रहा है, यानी क्या है, इसके पोजीशन वेक्टर r है। और जो वेग होगा, जो हमारा वेग होता है वो क्या होता है, v बराबर होता है dr अपॉन dt। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा वस्तु का वेग, जो वस्तु या कण है उसका वेग। अगर इसका हम पुनः अवकलन कर दें तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा त्वरण, यानी a बराबर d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर। क्या हो जाएगा, a बराबर d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर। और हमने यहाँ पे प्राप्त किया F बराबर ma, यहाँ से a निकाला, यानी क्या हुआ, a का मान ऑलरेडी क्या है, d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर होता है, और इस फार्मूले से निकाला F अपॉन m। ठीक है, तो हमने क्या किया, यानी कि a बराबर F अपॉन m भी होता है और a बराबर होता है d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर भी होता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो हमारा ये मान था हमने इसका इंटीग्रेशन कर दिया। क्या कर दिया, समाकलन कर दिया। जब समाकलन हम करेंगे तो d स्क्वायर r अपॉन dt स्क्वायर क्या हो जाएगा, dr अपॉन dt हो जाएगा। क्या हो जाएगा, और साथ में क्या हो जाएगा, जो हमारे पास a था, a इंटीग्रेशन t के सापेक्ष कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे साथ में t आ जाएगा, और साथ में कोई इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट। यहाँ पर c1 क्या है, एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट है, यानी कि इंटीग्रेशन का नियतांक लिया गया है, जिसको कि हमने c1 कहा, क्योंकि हमें एक से अधिक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट लगाने हैं तो हमने इसलिए c ना लिखकर c1 लिख दिया है। ठीक है, अब क्या करना पड़ेगा, इस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का मान निकालना होगा। यानी कि मान कैसे निकालें, जब भी किसी भी इक्वेशन में किसी भी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट का मान निकालते हैं तो हम उसकी प्रारंभिक अवस्था में जाते हैं कि प्रारंभ में वो पार्टिकल कहां पर था, और जब मोशन में आ गया तो यहां चलते होते यहां पर पहुंच गया। प्रारंभ में कहां पर था, ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, ये इसकी फाइनल पोजीशन है। प्रारंभ में, क्योंकि प्रारंभ में कण रुका हुआ था और उस समय क्या था, उसका समय क्या था, शून्य था। तो हमने क्या किया, हमें इसका मान निकालना है, हमने क्या किया, यहाँ पर बाउंड्री कंडीशन का उपयोग किया, और जब बाउंड्री कंडीशन का उपयोग किया तो क्या लिया, t बराबर 0 dr अपॉन dt। जब t हमारा 0 है, क्योंकि हमारा कण प्रारंभ में कहां पर था, क्योंकि ये हमारा क्या होगा, प्रारंभिक वेग u होगा, ये अंतिम वेग होगा v।
प्रारंभ में कण कहां पर था, ए पोजीशन था। यानी क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे मान निकाले तो यानी कि dr/dt क्या हो जाएगा, इसका जो मान हो जाएगा वो मान हो जाएगा u, क्योंकि t का मान तो 0 हो जाएगा। यानी कि हमने यहां से क्या प्राप्त किया, जो हमारा इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट C1 का मान है वो हमारा मान प्राप्त हुआ u। अब इस मान को हमने प्राप्त किया, क्या करेंगे, इस मान को ऊपर वाले समीकरण में रख देंगे। देखिए जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, dr/dt at, और साथ में जो इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट C1 था इसका मान रख दिया, यानी यहां पर क्या आ गया, u आ गया। यानी कि dr/dt इक्वल टू u प्लस at। dr/dt क्या है, ये कण का अंतिम वेग है। अंतिम वेग को किससे व्यक्त किया है हमने, v के द्वारा, यानी कि v बराबर u प्लस at। यानी क्या हुआ, हमारा गति का पहला समीकरण प्राप्त हो गया, जो कि v बराबर u प्लस at है। ठीक है, आगे इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सेकंड समीकरण और थर्ड समीकरण भी प्राप्त करना है। पहला समीकरण प्राप्त हो गया, इसी को आगे फिर कंटिन्यू करेंगे। क्या करेंगे, जो हमारा मान आया था इसको हमने री इंटीग्रेट कर दिया, यानी दोबारा हमने इसका समाकलन कर दिया। जब दोबारा समाकलन कर देंगे तो हमारा क्या dt हट जाएगा, बचा क्या r, और यहां पर था u और t, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और प्लस हाफ at² प्लस C2, एक नया इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, एक नया समाकलन नियतांक प्राप्त हुआ, इसको हमने C2 नाम दे दिया। तो C2 नाम दे दिया। अब फिर हमें, जैसे हमने C1 का मान निकाला, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर फिर से बाउंड्री कंडीशन लगाएंगे। बाउंड्री कंडीशन का मतलब क्या होता है कि उस कण की प्रारंभिक अवस्था, और जब भी प्रारंभिक अवस्था की बात करेंगे तो